नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे इस खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। ओरछा निवाड़ी से मिल रही है, जहां दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और इस खूनी संघर्ष में 5 लोग घायल भी हुए हैं। महुआ इकट्ठा करने को लेकर यह विवाद हुआ था और यह विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। जिरोन थाना क्षेत्र के लोहरगुवा गांव की घटना बताई जा रही है और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है। आप देख सकते हैं किस तरह से महुआ बीनने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था और फिर उसके बाद दो गुटों के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लहूलुहान हुए हैं और अब ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो जिरोन थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। निवाड़ी से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां महुआ बीनने को लेकर के विवाद हुआ दो गुटों के बीच और ये विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में देखते ही देखते तब्दील हो गया। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी हृदेश तिवारी से। हृदेश, निवाड़ी से बड़ी खबर बता रहे हैं, खूनी संघर्ष हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, ये जो पूरा मामला है ये पृथ्वीपुर के जिरोन थाने का मामला है। वहां पर जो दो लोग गए थे खेत पे महुआ को इकट्ठा करने के लिए, तो उन्हीं महुओं को लेके उन्होंने कहा कि ये हमारी जमीन में है और उन्होंने कहा ये पेड़ हमारी जमीन में है। इसी को देखते देखते जब ये लोग घर पहुंचे तो इतना ज्यादा इन लोगों में विवाद हुआ कि दोनों परिवारों के बीच जो डंडे हैं, लाठियां हैं, वो चल गई और मामला इतना ज्यादा बिगड़ गया कि इसमें करीब 5 लोग घायल हो गए। तो फिर घायलों को इलाज के लिए जो पृथ्वीपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर लाया गया और उनका इलाज हुआ। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। चलिए और अब बात करेंगे शिवराज की नई टीम की। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। राजभवन में हुए 13 मिनट के शपथ ग्रहण समारोह में 5 मंत्रियों ने शपथ ली। भाजपा के वरिष्ठ विधायक नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल और मीना सिंह मंत्री बने, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट से तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मिनी कैबिनेट का गठन हो गया है। फिलहाल 5 मंत्रियों का ही मंत्रिमंडल बनाया गया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, कमल पटेल, तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत और मीना सिंह को इसमें शामिल किया गया है। नए मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय, जाति और राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। कोरोना संक्रमण के इस दौर के बीच हुए शपथ ग्रहण समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। मैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। शिवराज की इस मिनी मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय, जाति और राजनीतिक समीकरणों का पूरा ध्यान रखा गया है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, मालवा, विंध्य और मध्य क्षेत्र से एक को कैबिनेट में शामिल किया गया है। वहीं जातिगत समीकरण को साधने के लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग से एक चेहरे को मंत्री बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 2 खासमखास समर्थकों को मंत्री बनाकर राजनीतिक बैलेंस भी बनाया गया है। जिन 5 चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया गया, उनमें बीजेपी के सीनियर और कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का नाम सबसे ऊपर है। ऑपरेशन लोटस में नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका रही थी। केंद्रीय नेताओं की पसंद के कारण नरोत्तम मिश्रा को मिनी कैबिनेट में शामिल किया गया। दूसरा नाम सिंधिया खेमे के चेहरे तुलसीराम सिलावट का है। मालवा से प्रतिनिधित्व करने वाले तुलसीराम सिलावट कमलनाथ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे। तीसरा नाम भी सिंधिया खेमे में बुंदेलखंड से प्रतिनिधित्व करने वाले गोविंद सिंह राजपूत का है। चौथा नाम आदिवासी चेहरा मीना सिंह का है। मीना सिंह मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की नजदीकी मानी जाती है। 5वां नाम ओबीसी वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा कमल पटेल का है।
शिवराज की विरोधी माने जाने वाले कमल पटेल को मिनी कैबिनेट में जगह मिली। इन मंत्रियों का कहना है कि आगे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसका निर्वहन करेंगे। वहीं बीजेपी का कहना है कि कोरोना से लड़ाई के लिए सूक्ष्म मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, सिर्फ उतना ही सोच है। कैप्टन तय करता है कि खिलाड़ी को स्लिप पे खड़ा करना है, कीपिंग पे खड़ा करना है, बाउंड्री पे खड़ा करना है। जो कैप्टन तय कर देगा, अपने खेल का बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे। आज छोटा मंत्रिमंडल इसलिए बनाया है कि और कुछ हैंड्स की जो आवश्यकता है, माननीय मुख्यमंत्री उस दिन से दिन रात एक करके काम में लगे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी आवश्यकता उनको लगी कि एक छोटा मंत्रिमंडल हम गठित करें और उसके माध्यम से काम को और गति दें। लेकिन आज ये आवश्यकता थी, कोरोना महामारी संकट के लिए निपटने के लिए 4-5 लोगों की जरूरत थी। वो माननीय मुख्यमंत्री ने आज उनको शपथ के लिए राजभवन के अंदर शपथ उन्होंने ली है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह, गौरीशंकर बिसेन, विजय शाह, यशोधरा राजे सिंधिया, राजेंद्र शुक्ला और रामपाल सिंह को अभी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए बिसाहुलाल सिंह, महेंद्र सिंह सिसोदिया और प्रभुराम चौधरी को भी फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। वहीं नैनो मंत्रिमंडल को लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ विधायक गोपाल भार्गव की वरिष्ठता और योग्यता का आज पता चला है। 1 महीने के बाद भी बीजेपी का अंतरकलह मध्य प्रदेश के भविष्य को निगल रहा है। मुझे आज पता चला कि पंडित जो नेता प्रतिपक्ष हैं हमारे पंडित गोपाल भार्गव, उनकी वरिष्ठता और उनकी अयोग्यता इतनी बड़ी थी कि उनको जगह नहीं मिली। पहले नेता प्रतिपक्ष है जिनको मंत्री नहीं बनाया गया। मिनी मंत्रिमंडल की गठन के बाद कैबिनेट की बैठक हुई और अलग अलग संभाग की जिम्मेदारी भी मंत्रियों को दे दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि अब राजनीतिक अनुभव और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समन्वय बैठाना बड़ी चुनौती होगा। राकेश चतुर्वेदी, IBC 24, भोपाल। शिवराज सरकार के कैबिनेट गठन के बाद कैबिनेट की पहली बैठक कोरोना महामारी को लेकर केंद्रित रही। कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को 24 मार्च से लेकर अब तक सरकार के द्वारा किए काम की जानकारी के साथ ही कई निर्णय लिए गए हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए राज्य सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय क्षेत्र में सरकार ने अगले निकाय चुनाव तक प्रशासकीय नियुक्ति करने का फैसला किया है, जिसमें पार्षद, महापौर और नगर पालिका अध्यक्षों को अगले 1 साल तक फिर से काम करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कैबिनेट ने 1000 गेहूं खरीदी केंद्र बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। वो खरीद के केंद्र बढ़ाकर जो पहले 3500 के लगभग हुआ करते थे, 1000 से ज्यादा केंद्र इस बार बढ़ाए हैं और 4900 तक 4800 तक हो गए और बढ़ने की भी संभावनाएं प्रतीत हो रही है। ये सभी सोसाइटियों पर किसानों की खरीदी व्यापक स्तर पर चालू की। शिवराज सरकार के मिनी मंत्रिमंडल गठन के बाद मंत्रियों को विभागों के बंटवारे की जगह फिलहाल उन्हें संभाग बांटे गए हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन नए मंत्रियों को संभागवार जिम्मेदारी सौंपी गई है। नरोत्तम मिश्रा को भोपाल और उज्जैन संभाग दिए गए हैं, जबकि तुलसी सिलावट को इंदौर और सागर, कमल पटेल को जबलपुर और नर्मदापुरम संभाग मिला है। वहीं गोविंद सिंह राजपूत को ग्वालियर और चंबल संभाग के हालात पर नजर बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्रिमंडल में मीना सिंह को भी जगह मिली है, उन्हें रीवा और शहडोल संभाग की जिम्मेदारी मिली है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में कोरोना अपडेट की। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 1550 के पार हो गई है। 24 घंटे में 67 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 80 लोगों ने वायरस से जान गंवाई है, लेकिन 148 लोग इस जंग से स्वस्थ भी हो चुके हैं। सिर्फ भोपाल में ही कोरोना मरीजों की संख्या 285 हो चुकी है, जिनमें से 7 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं भोपाल में अब तक 35 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। खरगोन और धार में 40 के पार कोरोना मरीजों की संख्या हो गई है। खंडवा और उज्जैन में 30 से ज्यादा मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं।
इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 900 के पार हो गई है। वहीं सिर्फ इंदौर में ही 50 से ज्यादा लोगों ने वायरस से दम तोड़ दिया है। लेकिन टाटपट्टी बाखल के जिन 100 लोगों को क्वारंटीन किया गया था, उनमें से 48 लोगों को राव के क्वारंटीन सेंटर से वापस अपने घर भेज दिया गया है। बता दें कि टाटपट्टी बाखल में ही मेडिकल टीम पर पथराव हुआ था और कई कोरोना पॉजिटिव मरीज भी यहीं से मिले थे। इधर इंदौर पहुंची केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम का दूसरा दिन है। टीम ने व्यवस्थाओं को देखने और समझने के लिए कई जगहों का जायजा लिया। दल ने कंटोनमेंट एरिया में तब्दील हो चुके इलाकों का भी दौरा किया। ये टीम ये भी पता कर रही है कि शहर को केंद्र सरकार से किन चीजों की मदद की जरूरत है। पट्टी बाकल के 48 लोगों को जो है रिलीज करा है। दे ऑल आर नेगेटिव, दे ऑल आर हेल्दी और काफ़ी अच्छे से उनका ध्यान रखा गया है। मेरे पीछे जो मेरी पूरी टीम खड़ी है, इन लोगों ने शुरू से लेकर आज तक उनका पूरा ध्यान रखा। पूरा कंटोनमेंट क्षेत्र जो हमारे हैं, खजराना क्षेत्र जो प्रमुख 3 क्लस्टर्स है, खजराना, रानीपुरा वाला क्षेत्र है, नयापुरा वाला, फिर टाटपट्टी बाखल, फिर चंदननगर क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र दौरा किया। पूरी व्यवस्थाएं देखिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कि नहीं है, और यही मेनली चेक कर रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है कि नहीं है। सब जगह उनको स्टडी रखा गया। दूसरा ये भी पूछा कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, कि किराने की जो व्यवस्था चल रही है हमारी, जो हम गरीबों को फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो भी पूछा कि सबको खाना न मिल रहा, की दिक्कत तो नहीं है। इंदौर में एक थानेदार की मौत के बाद अब उज्जैन के नीलगंगा थाना प्रभारी यशवंत पाल की कोरोना से मौत हो गई है। 59 साल के यशवंत पाल अंबर कॉलोनी कंटोनमेंट एरिया में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान 6 अप्रैल को जांच में उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की बात सामने आई, जिसके बाद उन्हें आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। हालात बिगड़ने पर उन्हें 11 अप्रैल को इंदौर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह उनकी मौत हो गई। थाने के पुलिस बल के साथ ही 50 लोगों के संपर्क में वो आए थे। उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। हालांकि सभी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं लग पाया है कि वो कोरोना संक्रमित कैसे हुए। डॉक्टरों का कहना है कि उन्हें एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रक्ट सिंड्रोम काफी सीवियर था, जिसकी वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर उज्जैन की टीआई की कोरोना से मौत पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवार को सुरक्षा कवच के रूप में 50 लाख रुपए और असाधारण पेंशन देने के साथ मृतक की बेटी फाल्गुनी को सब इंस्पेक्टर पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि यशवंत पाल को मरणोपरांत कर्मवीर पदक से सम्मानित किया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि ऐसे कर्मवीर योद्धा को हमारे बीच से अगर चले जाते हैं तो उनका जाना बड़ा ही दुखद है। थाने से यशवंत पाल की दुखद मृत्यु आज सुबह 5:10 पे हो गई है। वो हमारे यहाँ उज्जैन से सीरियस हालत में आज से 10 दिन पहले लाए गए थे। उस समय उनको दोनों फेफड़ों में निमोनिया था और उनको बहुत सांस में लेने में तकलीफ हो रही थी और उनका ऑक्सीजन सैचुरेशन 60% था। निरंतर इलाज के बाद भी उनमें कभी भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया। ये एरिया काफ़ी पहले से ही क्वारंटाइन क्षेत्र किया हुआ है और निश्चित रूप से हम लोग काल साहब को याद रखेंगे और उनकी शहादत को भी याद रखेंगे और उनकी जो कर्तव्यपरायणता थी ये हम सभी को एक प्रेरणा दी। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत आरोपी बनाए गए कोरोना पॉजिटिव मरीज जावेद के जबलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल से भागने के मामले में पुलिस अपनी साख बचाने की कोशिश में जुटी हुई है। इस मामले में पुलिस अब अस्पताल कर्मचारियों पर भी बरस पड़ी है। कर्मचारियों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि कैसे जावेद उनकी मौजूदगी में वहां से भाग निकला। अस्पताल के कर्मचारी अब पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस उन पर जुर्म कबूलने के लिए दबाव बना रही है और उनके साथ मारपीट भी की गई है। सिविल लाइन थाने में पुलिस ने कर्मचारियों पर डंडे भी बरसाए हैं। इसके साथ ही पुलिस अपनी नाकामी का ठीकरा फोड़ने के लिए कर्मियों पर 1.5 लाख रुपए का लेन देन करने की कहानी भी गढ़ रही है। क्राइम ब्रांच एवं पुलिस वालों ने रात भर मारे सभी 12 लड़कों को, हर 10 मिनट 15 मिनट में बुला के, जिसमें कि स्वयं एसपी साहब अमित सिंह साहब उपस्थित थे, उनके सामने मारा है। डीएसपी साहब सभी थे। क्या बोल रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप लोग से? यही पूछ रहे थे कि 1.5 लाख रुपए किसने दिए किसने नहीं, ये सब कुछ हम लोग ने बयान दिए कि ना कि कोई 1.5 लाख की बात हुई ना कुछ। जो कि पॉजिटिव वार्ड में जो भी स्टाफ जाता है
ना वो काम करता है ना कुछ, सिर्फ जाते हैं तो उस वार्ड में नहीं जाते जिसमें कैदी है, बाकी हर रूम में जाके साफ सफाई करते हैं। जबलपुर हाईकोर्ट ने कोरोना संकट पर शिवराज सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता अमित कुमार साहू ने कोरोना के खिलाफ सरकार की तैयारियों को नाकाफी बताया है। इस मामले में राज्य की शीर्ष कोर्ट ने सरकार से 1 सप्ताह में जवाब मांगा है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जबलपुर के अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज के भाग जाने के मामले पर भी संज्ञान लिया है। साथ ही पत्रकारों की रिपोर्टिंग पर भी सरकार को सकारात्मक सहयोग देने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अब 1 सप्ताह बाद की जाएगी। कोरोना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने पिटीशनों पे नोटिस जारी किए हैं और एक व्यक्ति फरार हुआ था कोरोना पीड़ित, उस पर भी संज्ञान लिया है चीफ जस्टिस महोदय ने और उसमें रिपोर्ट पेश करने सरकार को बोला और समाचार पत्रों को और मीडिया को भी सरकार को सहयोग करने के लिए सुनवाई के दौरान कहा कि सभी लोग सहयोग करें और कैसे इसको रोका जाए इसके लिए हर व्यक्ति प्रयास करे। देश में जारी लॉकडाउन के दौरान सरकार ने सभी से अपने घरों में रहने की अपील की है। साथ ही जो जहां है उनसे भी वहीं रुकने के लिए कहा गया है। लेकिन इसके बाद भी कई लोग अपने घरों के लिए पैदल या फिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकल रहे हैं। खरगोन के बड़वा चेक पॉइंट पर इसी तरह महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जा रहे 63 मजदूरों को पुलिस ने पकड़ा है। इनमें पुरुष, महिलाओं के साथ छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। बड़वा थाने में लाकर सभी मजदूरों को सैनिटाइज किया गया। इसके बाद थाना प्रभारी टीआर पटेल और नायब तहसीलदार राहुल डावर ने सभी मजदूरों को खाना खिलाया और फिर कन्या छात्रावास में बने क्वारंटीन सेंटर में रोका गया और उनकी मेडिकल जांच भी कराई गई। महाराष्ट्र से अपने राजस्थान जाने के लिए आज 15 व्यक्ति को क्वारंटाइन सेंटर पे लाया है। 3 व्यक्ति आगरा तरफ के थे, उनको भी साथ लाए। कुल मिलाकर 18 व्यक्ति हैं। 21 लोगों के वो तो क्वारंटाइन में कल रात को जो आए थे उन लोगों को भी आंध्र प्रदेश तरफ से आए थे। जो ये मजदूर वर्ग है इनके खिलाफ ऐसा कोई 188 का प्रकरण अभी तक पंजीबद्ध नहीं किया गया है। चलिए अब बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या के मामले में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। तत्कालीन कमलनाथ सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त करने वाले मिर्ची बाबा ने गृह मंत्री अमित शाह के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने दोषियों को फांसी देने की मांग की है। यह भी कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं होती तो वो 3 मई के बाद भारत के सभी संत नागाओं के साथ महाराष्ट्र सरकार का घेराव करेंगे। वहीं इस मामले में द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर दोषियों और मौके पर मौजूद पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने घटना से आहत होते हुए कहा कि जब देश में संत ही सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की सुरक्षा कैसे होगी। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, वही सरकार तमाशबीन बनी बैठी है। आज जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई और मैं एक भारत का सन्यासी होने के नाते जो जूना अखाड़े के 2 साधुओं की हत्या हुई है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए और दोषियों को शीघ्र ही फांसी दी जाए। अब न्याय किसको मिलेगा? ऐसी स्थिति में शासन का एक कर्तव्य था कि वो उनके प्राणों की रक्षा करवाती और शासन में पुलिस मुख्य रूप से यहाँ पर उत्तरदायी है। ऐसी स्थिति में पुलिस की निष्क्रियता और जो भीड़ है उसके द्वारा एकाएक आक्रमण करके प्राण हरण करना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें IBC 24 पर लगातार जारी है। नमस्कार।